BSc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं जनजातियों की बात पर आज अपन भारत की जनजातियों के अंतर्गत टोडा जनजाति का अध्ययन करेंगे। टोडा जनजाति जो कि भारत की मुख्य जनजाति है, ये वाली एक पशुचारक या पशुपालक जनजाति है। इन लोगों का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो पशुओं पर निर्भर होती है और ये वाले लोग भैंस अधिक पालते हैं। निवासी क्षेत्र की बात करें तो टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो ये वाले पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये वाले लोग समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर 150 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, वर्षा होती है। टोडा जनजाति के लोग जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये वाला क्षेत्र समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करता है, जहाँ पे उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अर्थात 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अनुकूल जलवायु होने के कारण से और वर्षा अधिक होने के कारण से यहाँ पर घास अधिक पाई जाती है। अतः इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा होगा, पशुचारण। अर्थात ये लोग क्या करते हैं, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराते हैं या पशु पालते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं शारीरिक लक्षण। यानी शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ये वाले लोग नाटे कद के होते हैं। कद क्या होता है, छोटा होता है। टोडा जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, सुगठित शरीर होता है, हष्ट पुष्ट होते हैं। त्वचा का रंग गोरा होता है, यानी गेहुआ होता है या फिर बाद में थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है। इनकी भौहें झुकी हुई होती है। और इनका जो ललाट होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। टोडा जनजाति के लोग जो कि नाटे कद के होते हैं, सुगठित शरीर पाया जाता है, त्वचा का रंग गोरा होता है, भौहें झुकी हुई होती है और इनका ललाट कैसा होता है, चौड़ा होता है। इनके होठ सुडौल होते हैं। होठ कैसे होते हैं, सुडौल होते हैं। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो किससे मिलते जुलते होते हैं, द्रविड़ प्रजाति। अतः टोडा जनजाति की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, द्रविड़ प्रजाति से मानी जाती है। टोडा जनजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ये वाले लोग नाटे कद के होते हैं। इनका शरीर सुगठित होता है, त्वचा का रंग गोरा होता है, इनकी भौहें झुकी हुई होती है, ललाट चौड़ा होता है, होठ कैसे होते हैं, सुडौल होते हैं। ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं वो द्रविड़ प्रजाति से मिलते जुलते होने के कारण से टोडा जनजाति की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, द्रविड़ से मानी जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो टोडा जनजाति के लोग पशुपालक जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनको किसमें लिया जाता है, पशुपालक या पशुचारक जनजाति में लिया जाता है। ये वाले लोग केवल भैंस ही पालते हैं।
और भैंस भी कैसी पालते हैं? भूरी भैंस पालते हैं। टोडा जनजाति के लोग हैं जो कि पशुपालक जनजाति के अंतर्गत इनको लिया जाता है। अर्थात ये लोग क्या करते हैं? पशु पालते हैं। और पशुओं में भी क्या पालते हैं? भैंस भी पालते हैं। और भैंस भी कौन सी पालते हैं? भूरी भैंस पालते हैं। इनका जो समाज होता है उस समाज में काली भैंस को रखना पाप माना जाता है। अर्थात ये वाले लोग काली भैंस नहीं रखते। इनकी जो आर्थिक मापदंड है, आर्थिक मापदंड का मतलब होता है समाज में आर्थिक रूप से कौन सा वर्ग सबसे संपन्न है, कौन सा परिवार सबसे संपन्न है। तो इनके जो आर्थिक मापदंड होता है वो क्या होता है? भैंस की संख्या होती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी भैंस उपलब्ध होती है उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से उतना ही क्या माना जाता है? संपन्न माना जाता है। अर्थात भैंसों की संख्या के आधार पर आर्थिक दृष्टि का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। ये वाले लोग भूरी भैंस ही पालते हैं। अब ये क्या करते हैं? इनकी जो असली संपत्ति होती है, संपत्ति भी क्या होगी? भैंस ही होगी। ये लोग चलवासी पशुचारण जीवन यापन करते हैं। चलवासी पशुचारण जीवन का मतलब होता है चारे या पानी की तलाश में ये वाले लोग क्या करते हैं? अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अर्थात ये लोग क्या करते हैं? चलवासी जीवन व्यापन करते हैं। जहां पर चारा उपलब्ध होता है, इसके साथ में ये लोग क्या करते हैं? मौसमी प्रवास भी करते हैं। क्योंकि ये लोग कहाँ निवास करते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। और जैसे शीत ऋतु का आगमन होता है ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों से कहां पर आ जाते हैं? मैदानी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। और इसके बाद में जैसे वापस यानी ग्रीष्म ऋतु आती है वापस कहां चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये वाले लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ये लोग शिकार नहीं करते और शिकार को पाप माना जाता है। क्योंकि ये वाले लोग शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं, अतः शिकार को क्या माना जाता है? पाप माना जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भोजन की बात करें तो टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो शाकाहारी होते हैं। अपने भोजन में मांस मछली का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये वाले लोग शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। और भोजन में सर्वाधिक किसका प्रयोग करते हैं? दूध और मक्खन का प्रयोग करते हैं। ये सर्वाधिक दूध और मक्खन का प्रयोग किया जाता है भैंस के दूध को बेचकर। ये वाले लोग चावल और कंदमूल भी खरीदते हैं। अर्थात टोडा जनजाति के लोग शाकाहारी होते हैं। अपने भोजन के रूप में किसका सेवन करते हैं? दूध का सेवन करते हैं, मक्खन का सेवन करते हैं। इसके साथ में जब ये दूध को समीपवर्ती जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे इनके द्वारा दूध को बेच दिया जाता है। और दूध को बेचने के बाद में उनसे जो भी आमदनी प्राप्त होती है उसके द्वारा ये चावल और कंदमूल फल खरीदते हैं। मांस और शराब इन दोनों का सेवन नहीं करते। मांस का सेवन भी नहीं करते, शराब का सेवन भी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी पशु की बलि दी गई है तो ये वाले लोग बलि चढ़ाए गए पशु के मांस का सेवन करते हैं और उसका सेवन प्रसाद के रूप में ही करते हैं। वैसे तो टोडा जनजाति के लोग शाकाहारी होते हैं, मांस का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी पशु की बलि दी गई है फिर उसके मांस का ये लोग सेवन करते हैं। किसके रूप में? प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। इसके बाद में बात आती है वस्तु। टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो उष्ण जलवायु में निवास करते हैं। उष्ण भी होती है
फिर आर्द्र भी होती है, अर्थात उष्ण आर्द्र जलवायु में निवास करते हैं, और ये वाले लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। अतः ये वाले लोग क्या करते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। टोडा जनजाति के लोग उष्ण आर्द्र जलवायु में निवास करते हैं और अंधविश्वासी भी होते हैं। इस कारण से ये वाले लोग सूती मोटे वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही चोंगा पहनते हैं। स्त्रियां भी चोंगा पहनती है, पुरुष भी क्या पहनते हैं, चोंगा पहनते हैं। चोंगा क्या होता है, एक वस्त्र होता है जो कि घुटनों तक जाता है। इनके जो वस्त्र होते हैं उनपे ये लोग क्या करते हैं, मक्खन लगे हुए हाथों को पोंछते हैं, और जैसे ही बार बार मक्खन लगे हुए हाथों को ये लोग अपने वस्त्रों के पोंछते हैं तो धीरे धीरे इनके जो वस्त्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल भेदक हो जाते हैं, नरम भी हो जाते हैं और जल भेदक भी हो जाते हैं। टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो चोंगा पहनते हैं। ये वाले लोग क्या करते हैं, अपना जो मक्खन होता है, क्योंकि पशुचारक या पशुपालक जनजाति है, दूध प्राप्त होता है पशु से, मक्खन प्राप्त होता है, मक्खन अधिक खाते हैं, तो मक्खन के लगे हुए जो हाथ होते हैं वो अपने वस्त्रों के पोंछते हैं, और वस्त्रों के पोंछने के कारण से धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, जल भेदक हो जाते हैं। स्त्रियां साड़ी भी पहनती है, और साड़ी का जो एक छोर होता है, एक पल्लू होता है, उसके द्वारा ये वाली अपने सिर को ढकने का कार्य भी करती है। स्त्रियां साड़ी पहनती है, और साड़ी का जो एक छोर होता है उसके द्वारा ये अपने सिर को ढकने हेतु भी काम में लेते हैं। ये वाले मोती हुआ, मूंगी, और गिल्ड से बने हुए आभूषण भी पहनती है, अर्थात महिलाएं आभूषण का प्रयोग भी करती है। ये मोती, मूंगे और गिल्ड से बने हुए आभूषण भी पहनती है। गले और कानों में चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। अपने गले में ये लोग चांदी के आभूषण भी पहनती हैं, और जो नाक होता है उसमें सोने से बनी हुई नथ का प्रयोग करते हैं, अर्थात नकली गहने भी पहने जाते हैं और चांदी और सोने के आभूषण भी पहने जाते हैं। पुरुष लोग क्या होते हैं, दाढ़ी अधिक बढ़ाते हैं और सिर पर बाल भी रखते हैं। महिलाएं तो आभूषण का प्रयोग करती हैं, लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं वो पुरुष लोग क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं और सिर पर बाल अधिक रखते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, आवास की बात करते हैं। आवास की बात करें तो टोडा जनजाति के लोग हैं वो लंबाकार झोंपड़ियों में निवास करते हैं। आवास के रूप में अध्ययन करें तो टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो लंबाकार झोंपड़ियों में निवास करते हैं, जो कि दोनों का कार्य करती है, छत का भी कार्य करती है, दीवार का कार्य भी करती है। इस प्रकार से झोंपड़ी का निर्माण करते हैं। इनकी जो झोंपड़ी होती है उसमें किसी भी प्रकार की दीवार नहीं होती है। ऊपर वाला जो भाग होता है वही किसका कार्य करता है, छत का भी कार्य करता है, और नीचे वाले भाग में किसका कार्य करता है, दीवार का भी कार्य करता है। इसमें 1 मीटर का छोटा सा दरवाजा रखा जाता है, जिसमें ये वाले लोग लेटकर ही प्रवेश करते हैं। आवास के रूप में ये लंबाकार झोंपड़ी का निर्माण करते हैं, और इनकी जो लंबाकार झोंपड़ी होती है वो दोनों प्रकार का कार्य करती है, छत का भी कार्य करती है और किसका कार्य करती है, दीवार का भी कार्य करती है। झोंपड़ी के लिए एक छोटा सा दरवाजा रखा जाता है जो कि जनरल 1 मीटर का होता है, और इसमें ये वाले लोग अंदर लेटकर ही प्रवेश करती है। इन लोगों की जो झोंपड़ी होती है वो घास फूस और खजूर के पत्तों की बनी हुई होती है। जहां पे ये लोग झोंपड़ी का निर्माण करते हैं उसके आसपास पशुओं के लिए बाड़े का निर्माण करते हैं।
क्योंकि पशुपालक या पशुचारक जनजाति है, तो जहां पर ये लोग झोपड़ी का निर्माण कर रहे हैं, अपनी झोपड़ी के पास ही किसका निर्माण करते हैं, पशुओं के लिए बाड़े का निर्माण करते हैं। तो टोडा जनजाति की जो लोगों की झोपड़ी है वो लंबाकार होती है, एक छोटा सा दरवाजा रखा जाता है, लेटकर प्रवेश करते हैं और खजूर के पत्तों की या फिर बाद में बांस के पत्ते द्वारा ये झोपड़ी का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आती है सामाजिक जीवन। टोडा जनजाति के लोगों के अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो ये वाले लोग संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। कई भाई होते हैं, उनका एक ही परिवार होता है, सभी भाई मिलके और एक ही परिवार में क्या करते हैं, निवास करते हैं। इन लोगों में बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है और बहुपति प्रथा भी पाई जाती है। जनरल ये अधिक पाई जाती है। बहुपति प्रथा का मतलब होता है इन लोगों के समाज में लड़कियों की संख्या कम होती है और लड़कियों की संख्या कम होने के कारण से कई भाइयों की एक ही पत्नी होती है। टोडा जनजाति के जो लोग हैं उनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है, बहुपति प्रथा भी पाई जाती है। इनके समाज में लड़कियों की संख्या कम होती है और लड़कियों की संख्या कम होने के कारण से कई भाई जैसे 2, 3 या 4 भाई हैं, उनकी एक ही पत्नी होती है, अतः इसे बहुपति प्रथा कहा जाता है। विवाह से पूर्व क्या होता है, युवक और युवती आपस में मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि इनके जो विवाह कार्य है वो उसी गांव में संपन्न करवाए जाते हैं। अतः विवाह से पूर्व युवक और युवती आपस में मिलते रहते हैं। इनके गांव के जो बीचों बीच में है एक दुग्ध मंदिर होता है, जहां पर अनगढ़ंत पत्थर रखे हुए होते हैं और इनका मानना होता है भाई इस मंदिर के द्वारा अपने जो पशु होते हैं उन्हीं से अपने को क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। अतः ये लोग इस मंदिर में दूध और मक्खन रखते हैं। गांव के बीचों बीच में जहां पर टोडा जनजाति के जो लोग निवास करते हैं वहां पे एक मंदिर होता है, उस मंदिर को क्या कहा जाता है, दुग्ध मंदिर कहा जाता है, जहां पे दूध रखते हैं, दही रखते हैं, मक्खन को रखा जाता है। इस मंदिर की देखभाल के लिए पुजारी होता है। इस पुजारी को पलोक कहा जाता है या फिर बाद में दुग्ध पुजारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या तो पलोक कहा जाता है या फिर बाद में दुग्ध पुजारी कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, मृतक का दाह संस्कार करते हैं। मृतक का क्या किया, उसको दफनाया नहीं जाता, उसका क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। और जब मृतक का दाह संस्कार किया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मरे हुए व्यक्ति के बाल काटे जाते हैं, यानी मुंडन किया जाता है। मृतक का दाह संस्कार करते हैं। मृतक को जैसे ही शमशान घाट लेकर जाया जाता है उसका क्या किया जाता है, बाल यानी मुंडन किया जाता है। और फिर उसके बाद में एक तरफ पशुओं की यानी भैंस की बलि दी जाती है। भैंस की बलि क्यों दी जाती है, क्योंकि इन लोगों का मानना होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जैसे ही स्वर्ग लोक में जाएगा उसको वहां पे भैंस प्राप्त हो जाएगी। जितनी भैंस की बलि दी जाएगी उसको उतनी वहां पे क्या प्राप्त हो जाएगी, भैंस प्राप्त हो जाएगी। एक तरफ तो क्या करते हैं, मरने के बाद में व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। मुंडन करने के बाद में उसको जैसे ही चिता पे रखा जाता है, चिता पे रखने के बाद में वहां पे भैंस लेकर जाई जाती है और उसके बाद में उस भैंस की बलि देते हैं।
क्यों देते हैं? क्योंकि इन लोगों का मानना है कि स्वर्ग लोक में इसको उतनी क्या प्राप्त हो जाएगी? भैंस प्राप्त हो जाएगी। ये तो थी टोडा जनजाति, जो कि एक पशुचारक जनजाति है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।